सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज दुर्गा माता के नवरात्रि का 7वां दिवस, और सब जानते हैं कि सप्तम दिवस माता काल रात्रि का होता है, काली माता का होता है, जिनका रूप दुष्टों की दुष्टता को नष्ट करने वाला है, दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाला है, राक्षसों का नाश करने वाला है, शक्ति स्वरूप है। और माता अपने बच्चों पर तो दुलार करती ही है, लेकिन वो रूप है जो कि ये दिखाता है कि नारी कितनी शक्तिशाली है। नारी का सशक्तिकरण, सशक्तिकृत रूप माता काली है। उनकी इस रूप को मैं परिवार सहित, वो केवल अपने भौतिक परिवार की बात नहीं करता, पूरे डॉक्टर सत्या से सुंदर परिवार और पूरे हृदयाङ्गन परिवार की ओर से माता काली को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनसे सभी घरों में शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। आइए आज बात करते हैं कवि के साथ कॉफी मंच पर जो कुछ चल रहा है इन दिनों, जो घटित हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है, आप भी जानते होंगे, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में से धूमकेतु आया और चमकता हुआ आगे की तरफ आ गया, हमारी आंखों के सामने आ गया। इतनी शीघ्रता से बातें निकल जाती हैं, नीतिगत सिद्धांत इतनी शीघ्रता से हमारी आंखों के सामने आते हैं, इतनी अधिक संख्या में आते हैं कि कभी कभी ये लगता है कि जो पहले कहा गया था हम उसको भूल तो नहीं जाएंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो भी कुछ मिल रहा है उसको आप कहीं अंकित कर लें, अपनी किसी डायरी में नोट करके रखें, क्योंकि बाढ़ है। इस धूमकेतु अपनी रोशनी दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये पटल जो अपनी स्थिति इस समय समाज में स्थापित किए हुए है वो अभूतपूर्व, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि आगे इसकी स्थिति और भी मजबूत होनी है, और भी सुदृढ़ होनी है। जो कभी टिमटिमाता हुआ दिया था, आज सुदृढ़ आकाश दीप, आकाश स्तंभ के रूप में प्रकाशित हो रहा है। और भविष्य में इसकी ऊर्जा में, इसके प्रकाश के प्रसार में निरंतर उन्नति होनी है। इस बात का विश्वास केवल मुझे नहीं, हमारे सभी साथियों को है। सभी जानते हैं कि ऐसा ही होना है। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, जितने भी हमारे साथी हैं,
वो समाज में ऐसा संदेश प्रसारित करने में सफल हुए हैं, पूर्ण रूपेण सफल हुए हैं कि ये पटल अपने आप में कुछ विशिष्ट है। इसकी विशेषता समाज में बैठे लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को, वो चाहे फिर किसी भी वर्ग में हो समाज में, शिक्षक हों, व्यवसायी हों, बालक हों, बूढ़े हों, नवयुवक हों, स्त्री हों, पुरुष हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, कुशल हों, अकुशल हों, नर हों, नारी हों, किन्नर हों, देव हों, गंधर्व हों या नाग हों, कुछ भी हों, सबके लिए प्रेम भाव प्रसारित करना ही इस पटल का उद्देश्य है। सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना ही इस पटल का उद्देश्य है। सबके हित का चिंतन करना ही इस पटल का उद्देश्य है। यही कारण है कि ये लगातार अपनी चाल से चलता हुआ समाज में अपनी पैठ बना रहा है। कल सबसे सृजन कार्यक्रम हुआ। हमारे सभी साथियों ने, बहुत से साथियों ने हमारे अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आप देखिए, रचना का शब्द क्या था वहीं से पता चल जाता है। उस शब्द से ही अंदाजा लग जाता है कि इस पटल पर कितना संयम है, इस पटल पर कितना संयम है, आत्म संयम। और मालूम है शब्द क्या था? शब्द था आत्म नियंत्रण। अर्थात स्व की पहचान कराना। ये सबसे बड़ी बात है। हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, तभी हम समाज को कुछ बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या है। यदि हम अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे तो हम किस प्रकार बाहर किसी को, समाज में किसी को कुछ बता सकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। हमारे अंदर किसी प्रकार की झिझक की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वो ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास वो विधा होनी चाहिए, हमारे पास वो कला होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम समाज में अपनी पैठ बना सकें और समाज के हर वर्ग को अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें। बहुत से कार्यक्रम अभी तक चलते रहे, कार्यशालाएं चलती रहीं, कार्यक्रम चलते रहे। निश्चित रूप से सभी समाज के लिए लाभकारी रहे, लेकिन अब एक श्रृंखला बन चली है कार्यक्रमों की। एक रूपरेखा तैयार हो गई है कि अब हम अगले पायदान पर किस ओर बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ जिस स्थान पर हम हैं उसकी रूपरेखा सन 2022 में बनी थी, अर्थात 2 वर्ष की रूपरेखा थी। सुचारू रूप से संचालित होते हुए जिस स्थिति की परिकल्पना 2 साल पहले की गई थी, जो पग उस समय उठाए गए थे, उनका परिणाम आज 2024 में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, समाज को दिखाई दे रहा है। हमारा मकसद उस समय केवल ये था कि पटल की एक पहचान बनाना था समाज में। अब
अब जो हमने कार्य योजना बनाई है, जो पटेल ने कार्य योजना बनाई है, अब की कार्य योजना सन 2025 तक है। जो हमारे मित्र पुराने समय से इस पटल से जुड़े हुए हैं, वो मेरी बात को पुष्टि के लिए चाहें तो सन 2022 के जो वीडियो हैं, 2022 में जो कार्यक्रम जिस प्रकार से होते थे, जो उनका उद्देश्य दिखाई देता था, उनको सुने और उनको जाने कि उस समय क्या उद्देश्य था और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। आज हमने उसको पूरा कर लिया है। आज जो योजनाएं बन रही हैं, आज की योजना 2025 की है। एक साल में हमें एकदम छलांग लगानी है। बहुत सी योजनाएं आई हैं, बनाई गई हैं। उनमें से कुछ कुछ मुख्य योजनाएं जो सबके, जिन्हें सबने अपना आशीर्वाद प्रदान करना है, उनको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। सबको एक दिन में बता पाना ना तो संभव है और ना मेरी इस प्रकार की कोई इच्छा है कि मैं आपको आपकी थाली में इतना परोस दूं कि आप भ्रम की स्थिति में आ जाएं कि मुझे किस कौर के साथ में कौन सी सब्जी लेनी है, कौन सी दाल लेनी है, कौन सी भाजी लेनी है या कौन सा रायता लेना है। हमें किस कौर को किसके साथ में लेना है, इतना अधिक परोसना नहीं चाहता। इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आपको परोसूंगा ताकि आप आनंद ले सकें और मजबूती के साथ में उसमें अपने कदम बढ़ा सकें। जैसे अभी कल का मैंने सबसे सृजन कार्यक्रम की बात कही, तो सबसे सृजन कार्यक्रम में हम कुछ मूलभूत परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी जो कार्यकारिणी समिति समझिएगा या व्यवस्थापक मंडल समझिएगा, संरक्षक मंडल समझिएगा, कार्यकारी मंडल समझिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो आप उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ निर्णय लिए गए हैं, सबके सोच करके निर्णय लिए गए हैं। तो सबसे सृजन कार्यक्रम जो है उसका एक नया उसका रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की जो योजना है वो उसको नया रूप देना है। अभी तक पहले हम जहाँ से चले थे, सारी रचनाएं आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के पास तक पहुँचती थीं, लिखित में पहुँचती थीं और वो स्वयं उनका वाचन करते थे। हमारे सभी साथियों की रचनाओं का वाचन वो स्वयं करते थे। उससे पहले प्रतिदिन रचनाएं आती थीं, सबसे सृजन प्रतिदिन हुआ करता था, लेकिन उस समय आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं होता था। फिर रचनाएं साप्ताहिक आनी शुरू हुई, तो रविवार को आभार प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ और उन सारी रचनाओं का वाचन डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी किया करते थे। कई बार ऐसी स्थिति आई जबकि सप्ताह में इतनी रचनाएं आई कि एक कार्यक्रम के अंदर उनको समाहित करना संभव नहीं हो सका, तो एक से अधिक कार्यक्रम भी बनाने पड़े। समझिएगा कितनी मेहनत लगी होगी। एक आदमी अपने सभी साथियों की रचनाएं केवल इसलिए पढ़ रहे थे, आनंद तो ले ही रहे थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि मैं अपने मुख से जब वाचन करूंगा तो ऐसा अनुभव होगा जैसे कि मैं उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं। तो इसलिए उनका नाम आभार कार्यशाला रखी गई, आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम बना हुआ।
उसके बाद में धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती चली गई, विचार आते गए, चीज़ें बदलती गई। और फिर विचार ये आया कि हो सकता है रचना किसी की है, वाचन करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, तो जिस भाव से रचना लिखी गई है हो सकता है कि उस भाव में कहीं कुछ थोड़ा बहुत लेस मात्र कहीं कोई अंतर रह जाए। तो इसलिए फिर परिवर्तन किया गया कि रचनाओं को, जिनकी रचना है वो स्वयं अपने ऑडियो में, अपनी आवाज़ में रचना का वाचन करके भेजें, तब उसको आभार कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले कि प्रगति कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँच रही है। तो अब फिर ये एक बड़ी दुविधा वाली बात हुई कि इतने सारे लोग, इस समय लगभग 200 मेंबर हैं, माना कि सब लोग नहीं लिखते हैं, सब लोग नहीं रचनाएं भेजते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी भेजते हैं उन सबको अलग अलग उनके व्हाट्सएप पर जाकर के देखना और फिर उनको सुनाना, उनका जो है उनको प्ले करना, ये भी एक अपने आप में दुलूह कार्य था। तो फिर थोड़ा परिवर्तन किया गया और अब पिछले कार्यक्रम की जो कल हुआ है उस कार्यक्रम तक की स्थिति ये आई कि फिर केवल मेरा नंबर दिया गया रचनाओं की ऑडियो को कलेक्ट करने के लिए, और उन कलेक्टेड ऑडियो को जो संग्रहित हमारे पास वॉइस ओवर प्राप्त हुए उनको हमने एक विशेष व्हाट्सएप के खाते में रखा, जिसके संचालन का और देखने का कार्य केवल डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का और मेरे हाथ में था। उसके अंदर किसी दूसरे का कोई रोल नहीं था। अर्थात इस बात की भी गुंजाइश नहीं थी कि कोई व्यक्ति अपनी रचना लिखे, अपनी रचना का ऑडियो बनाए और उस ग्रुप में डाल दे जहाँ से कि वाचन होना है, जहाँ से कि कार्यक्रम संचालित होना है। अर्थात सारी रचनाओं का संग्रह मेरे नंबर पर होना और फिर उसके बाद में उनको एक विशेष स्थान पर, विशेष कोष्ठक में एकत्रित कर देना, ताकि बस केवल उसको खोला जाए और रचनाएं लगातार वाचन प्रारंभ हो जाए। ये परिवर्तन। अब इसमें और परिवर्तन दिया जा रहा है सन 2025 तक के लिए। एक साल में हम देखेगा इसमें कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। इसमें जो परिवर्तन इस समय मुख्य रूप से किया जा रहा है वो ये कि अभी तक हमारे सभी साथी जो मीट V5 के सदस्य थे वो इसके अंदर आते थे। अब इसमें एक परिवर्तन ये किया जा रहा है कि हम अपनी अपनी रचनाएं देते हुए, सुनते हुए हमें बहुत समय हो गया है। अब हम चाहते हैं कि एक निरीक्षक मंडल कहिए, परीक्षक मंडल कहिए, संपादक मंडल कहिए, या प्रोड्यूसर कहिए, या दिग्दर्शक कहिए, उसको हम किसी भी नाम से पुकार लें, या उसको पैनल कह लीजिएगा। हम ही लोगों में से 3 व्यक्तियों का पैनल एक ऐसा बनेगा जिसमें एक स्थान निश्चित है डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का। उनके अतिरिक्त 2 और साथी उनके सहयोगी होंगे जो बाहर से रचनाएं प्राप्त करेंगे और उनमें गुणवत्ता तलाश करेंगे कि वो कौन सी रचनाएं हैं जो कि इस कार्यक्रम में प्रसारित होने लायक हैं, या कार्यक्रम में प्रसारित होंगी तो फिर उनकी गुणवत्ता किस प्रकार से है, उनको ग्रेडिंग किस तरीके से होगी। तो उसमें उस प्रतियोगिता समझिएगा या उस मुख्य आयोजन की बात कीजिएगा तो उसके अंदर कुल 5 रचनाओं का
प्रसारण निश्चित किया गया है। केवल 5 रचना, जिनमें से 2 रचनाएं बिल्कुल नवोदित कलाकार की, जिनमें हमें ये संभावना दिखाई देगी कि हाँ, ये आगे चढ़ करके, आगे बढ़ करके एक अच्छे साहित्यकार की संभावना जहाँ दिखाई देगी, 2 रचनाएं उनकी हों। 2 रचनाएं ऐसी होंगी जो कि संदेश परक हों, जो समाज को संदेश देने में, कुछ सार्थक संदेश देने में सक्षम हो। 2 रचनाएं ऐसी व्यक्तियों की होंगी, और 1 रचना किसी नामी गिरामी विद्वान की होगी। ये 5 रचनाओं का एक भाग होगा सबसे सृजन कार्यक्रम, जो इस कार्यक्रम की विशेषता अपने आप में अलग कर रहा है, जो परिवर्तन किया जा रहा है। और बाकी जितने लोगों की रचनाएं आएंगी वो इन 5 रचनाओं के फिर बाद में, जैसे अब तक होता है, पहले आओ और पहले सुनो, उसके आधार पर फिर बाकी सबकी रचनाएं होंगी। अर्थात सबसे सृजन कार्यक्रम अब 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। कार्यक्रम एक ही समय में होगा, लेकिन उसके भाग अलग अलग हो जाएंगे। पहले में वो 5 रचनाएं होंगी, जिनमें से 2 नवोदित कलाकार की, 2 संदेशपरक रचनाकारों की, और 1 अति विशिष्ट रचनाकार की। वो रचनाएं 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में आएंगी। शेष रचनाएं उसके बाद में क्रम के अनुसार आएंगी, जैसे कि प्राप्त होती, जैसे अब तक होता था। अब इसमें एक चीज और है, एक नया मोड़ इसके अंदर और दिया गया है कि जिन रचनाकारों की, ध्यान से सुनिएगा, जिन रचनाकारों की रचनाएं लगातार पहले 5 के क्रम में 10 बार तक आ जाएंगी, अर्थात जो लगातार 10 कार्यक्रमों तक पहले 5 में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगी, उनके रचनाकारों को, जो हमारा प्रकाशन मंडल है, जो हम पुस्तकें भविष्य में प्रकाशित करेंगे, उनको उनकी रचना की जो भी लागत सामान्य रूप से होगी, उसको आधे दाम में 50% का उसको डिस्काउंट मिलेगा उस व्यक्ति को। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा कि जो भी रचनाकार 10 बार तक लगातार पहले 5 के क्रम में आएंगे, उनको पुस्तक प्रकाशन में, पुस्तक की प्राप्ति तक जो भी लागत सामान्य रूप से लगती है, उसमें आधी छूट मिलेगी, या ये मान लीजिएगा कि उनसे केवल आधा ही सहयोग राशि प्राप्त की जाएगी। ये एक नया जो है इसके अंदर मोड़ लाया गया है। तो इसलिए ये कल के कार्यक्रम में जो विशेष एक परिवर्तन किया गया है सबसे सृजन कार्यक्रम के लिए, उसके विषय में मैंने आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दी। तो ये तो आ गई बात यहाँ तक पहले नंबर पे। इसमें यदि कोई संदेह किसी को रहे तो या तो डॉक्टर साहब के नंबर से या मेरे नंबर पर संपर्क करके और स्पष्ट किया जा सकता है और स्पष्टीकरण लिया जा सकता है, जैसा आप समझे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हैं। अब यहीं इसके साथ साथ ही मैं
एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो रविवार अगला आ रहा है, अर्थात जो रविवार अभी कल गया है उसकी तारीख 14 थी, तो 21 तारीख में जो रविवार आएगा, जो आगामी 21 तारीख को रविवार पड़ेगा, उसके लिए शब्द बहुत ही सरल, सहज, आम बोलचाल का शब्द दिया गया है। आप उसको नोट कर लें, कहीं डायरी में नोट कर लें या मस्तिष्क में नोट कर लें, याद कर लें, स्मरण कर लें। वो शब्द है टाटा बाय बाय। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, वो शब्द है टाटा बाय बाय। इस पर रचनाएं अपने सभी इच्छुक साथियों को भेजनी है और उनकी फिर वाचन होगा अगले रविवार को। तो ये बात रही इस पहले बिंदु की जो मैंने अभी प्रारंभ किया। अब दो और बिंदु विशेष रूप से लेता हूँ इस वाचन में, शेष फिर अगले वाचनों में लूँगा। एक विशेष कार्य और यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इसी समूह में एक पटल बच्चों का भी है, लर्निंग किड्स विद पेरेंट्स, अर्थात माता पिता बच्चों को किस प्रकार से सिखाएं, बच्चे किस प्रकार से सीखें, या माता पिता किस प्रकार से सीखें कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होना चाहिए, उनको क्या आवश्यकता है। बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा किड्स लर्निंग वाला जो पटल है वो इस समय पूरी तरीके से तैयार है। आप के बच्चे किस एज ग्रुप में हैं, किस आयु वर्ग में हैं, किस शैक्षणिक स्तर के वर्ग में हैं, अर्थात प्राइमरी सेक्शन में हैं या मिडिल सेक्शन में हैं या इंटर सेक्शन में हैं, ग्रेजुएशन सेक्शन में हैं, जहाँ भी हैं, हम प्रयास करेंगे कि जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ तक कि नर्सरी केजी से लेकर के और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी की फेलोशिप तक के लिए, जहाँ तक भी आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, किसी विषय में सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अपने किड्स लर्निंग वाले कार्यक्रम में बच्चों को सहायता प्रदान करें। उसके लिए हमारे पास प्राइमरी पाठशाला के बच्चों से लेकर के प्राइमरी पाठशाला में कार्यरत अध्यापकों से लेकर के और पीएचडी फेलोशिप तक के लिए जो कार्यरत हैं, वैसे विशेषज्ञों की एक बड़ी लंबी कतार है इस पटल पर। इसलिए ये न सोचिएगा कि हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से हम ये आयोजन करेंगे। हमारा पटल, हमारा परिवार इस चीज़ में सक्षम है, बस केवल उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारे परिवार में ही, कल जैसा डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, वो सबसे छोटा बच्चा, उसकी आयु केवल 10 दिन की है। और अब समझिएगा कि उससे बड़े तो फिर कहाँ तक हैं, BA MA तक हैं, 23, 24, 30
30-32 साल तक की उम्र के तो बच्चे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा समुदाय है हमारे पास बच्चों का भी, और उनको हमें किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से हमें उनको संदेश देने हैं, किस प्रकार से हमें उनको सहायता प्रदान करनी है कि वो पढ़ें, वो जो कुछ पढ़ते हैं उसको उनकी ग्राह्यता और अधिक हो, स्वीकार्यता बहुत अधिक हो, उनको पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और हम लोगों पर आ गया है कि हम चाहेंगे हमारे परिवार के सदस्य अब इस कार्य में जुटें। हमारे पास एक पढ़ाने वालों की तो फौज बहुत लंबी है, लेकिन अब हमें प्रयास करना है उस खोज के लिए जो कि इच्छुक शिक्षार्थी हमें इस पटल से जुड़ने वाले मिले। हमें ऐसे छात्रों की आवश्यकता है जो कि आगे बढ़ कर के इस बात को अनुभव करना चाहें कि हाँ, इस पटल से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें इस पटल से कुछ लेना है। ऐसे शिक्षार्थियों की आवश्यकता है। यहाँ भी हम लोगों ने एक और विशेषता डालने का प्रयास किया है। देखिए, मैं बता रहा था ना कि आगे की सोच किस तरीके से बढ़ती है। एक और ट्विस्ट यहाँ पर डालने का प्रयास किया गया है, और वो ये कि जो बच्चे यहाँ हमसे सीख करके चलेंगे, जो यहाँ सीखेंगे, उन्हीं में से कुछ बच्चे जो सीखते हैं उसको वाचन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से वो दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। इससे न केवल उनके अपने नैतिकता में वृद्धि होगी, आपस में मेल मिलाप की आदत बनेगी, वाचन की आदत पड़ेगी, अभी तो उनकी झिझक भी कम होगी। प्रारंभ में हो सकता है दिक्कत हो, निश्चित रूप से होगी प्रारंभ में दिक्कत बच्चों को इस प्रकार के कार्य करने में, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो जहाँ एक और ये तो होगा ही कि उनकी झिझक दूर होगी, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वो दूसरे बच्चों को बताने के क्रम में उनके मस्तिष्क में रिन्यू होता चलेगा, पुनर्जीवित होता चलेगा, फिर उसके भूलने की गुंजाइश नहीं है। वरना कभी कभी ये कहा जाता है ना कि आगे दौड़ पीछे छोड़। जैसा मुझे यद्यपि किसी शिक्षा प्रणाली पर कोई उंगली उठाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन यहाँ संदर्भ आया है तो मुझे इस बात को कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ मैं कि आजकल जो एक व्यवस्था चली है कि सेक्शंस अलग अलग कर दिए गए हैं, जैसे सेक्टर्स होते हैं ना अलग अलग, इस प्रकार से समय का प्रबंधन कर दिया गया है अलग अलग, कि मंथली टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद में क्वार्टरली होंगे, फिर उसके बाद में हाफ ईयरली होंगे, फिर उसके बाद में थर्ड क्वार्टरली होंगे, फिर ईयरली होंगे, एनुअल, मतलब 4 भाग में उसको बांट दिया गया है सारे एग्ज़ाम्स को। और चारों भाग में बांटने के लिए जैसे मान लिया किसी सब्जेक्ट में 12 वो हैं 12 अध्याय हैं, तो पहले में 3 अध्याय, उसके बाद में उससे अगले वाले में फिर उससे अगले 3 अध्याय, इस तरीके से 3-3 अध्याय करके चारों भागों में बांट दिए गए, चारों प्रकार की परीक्षाओं में बांट दिए गए।
लेकिन वहाँ खूबसूरती क्या है कि जो एनुअल एग्ज़ाम में जो आखिरी वाले जो 3 अध्याय होंगे, उसमें केवल उन्हीं 3 अध्यायों का आकलन किया जाएगा, उन्हीं के प्रश्न आएंगे, पहले वाले छोड़ दिए जाएंगे। पहले वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये एक तरीके से मेरी निगाह में स्थिति ये है कि आगे दौड़ पीछे छोड़। लेकिन हम अपने पटल के माध्यम से उस स्थिति से हटना चाह रहे हैं, उस स्थिति को हटाना चाह रहे हैं, ताकि जो बात एक बार दिमाग में आ जाए वो फिर कभी हमारे दिमाग से निकले नहीं, उसका पुनर्जीवीकरण होता रहे, उसका नवीनीकरण लगातार होता रहे। और वो तभी संभव है जबकि हम उसको प्रयोग में लाते रहें। और प्रयोग में लाने का इससे अच्छा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि जो कुछ हमारे पास, जो कुछ हमने सीखा है, उसको हम अपने दूसरे साथियों को सिखाएं। इसका एक बाई प्रोडक्ट और भी होगा, जिसकी तरफ मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। इसका एक बाई प्रोडक्ट और भी है। भले ही मैंने याद करके, सोच करके, समझ करके किसी परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन जब हम अपने सामने बैठे हुए किसी विद्यार्थी को उस विषय में समझाते हैं तो बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि सामने वाला विद्यार्थी कोई ऐसा प्रश्न पूछ बैठता है जिसके विषय में हमने ना अपने पढ़ते टाइम सोचा, ना उसको पढ़ाते टाइम सोचा कि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो उस समय हमें एक बार पुनः देखने की, जांचने की, अध्ययन करने की आवश्यकता होगी और हम उसका उत्तर देने के लिए और अधिक अध्ययनशील होंगे और अधिक हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी। क्योंकि निश्चित रूप से जब एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को या 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को कोई बात समझाने के लिए चलेगा तो ये उसको कभी भी गवारा नहीं होगा कि 7th स्टैंडर्ड का बच्चा कोई ऐसी बात आपके सामने रख दे, कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने विषय से संबंधित रख दे जिसका जवाब आप ना दे सको। भले ही उस समय ना हो, लेकिन उसका जवाब तो आप देंगे ही, आपको देना ही पड़ेगा। ये आपका नैतिक कर्तव्य हो जाता है। भले ही आप किसी और से, अपने किसी और सीनियर से पूछ करके दें या अपने किसी अन्य साथी से बात करके दें, लेकिन उसका जवाब देना आपका धर्म हो जाता है। तो वो फिर आपके ज्ञान में एक अतिरिक्त वृद्धि करने वाला होगा। ये इसका एक और बाई प्रोडक्ट है जो कि ध्यान रहेगा, जो कि सबके लाभ में होगा, जो बच्चों के लाभ में होगा। बड़े तो जो पढ़ाएंगे सो पढ़ाएंगे ही, जब बच्चे अपने आप में जब आगे को पढ़ाने लगेंगे अपने से पीछे की क्लास के बच्चों को, तो ये एक सबसे बड़ा लाभ जो है वो बच्चों को मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब तैयार रहें, सब आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएं। बच्चों की किड्स के लर्निंग के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें और उससे भी पहला काम ये कि बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि वो हमारे किड्स कार्यक्रम में सहभागिता देने के लिए मन बनाएं। आजकल समय ऐसा है कि चूँकि गर्मियों की छुट्टी हो रही हैं तो इस समय आसानी से बच्चे जुड़ सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि आजकल बच्चों को वो पुराना समय तो रहा नहीं है, जबकि बच्चों ने रिजल्ट लिया और उसके बाद में 1.5 महीना 2 महीना आराम से फुर्सत की बिताए, कभी नानी के यहाँ, कभी दादी के यहाँ, कभी गांव में, कभी शहर में, कभी कहीं किसी हिल स्टेशन पर, कभी देश में, कभी विदेश में घूमने के लिए चले गए। अब वो तो स्वतंत्रता बच्चों की लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि इधर वार्षिक रिजल्ट मिला, उधर 2 दिन 4 दिन बाद में अगला सेशन शुरू हो गया, अगली क्लास शुरू हो गई। तो बच्चों को जो छुट्टियां मिलती हैं गर्मियों की, उसमें होमवर्क मिलता है, उसमें काम मिलता है। तो बच्चों की अब पढ़ाई पूरे साल के साल छूटती नहीं है। लेकिन चूंकि विद्यालय नहीं जाना होता, लिहाजा इस समय कुछ ऐसा समय अवश्य मिल सकता है जो कि वो पठन के माध्यम से कुछ सीख सकते। इसलिए इस समय हम लोगों को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे पटल से इस समय कुछ ऐसे कार्य हो जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए कि संभवतः कुछ बच्चों को आगे चलकर ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े, कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े, और उनकी कोचिंग की जो आवश्यकता है वो हमारे पटल से पूरी हो जाए। ये हमारे मन में इच्छा है, और इसी इच्छा को लेकर के इस कार्यक्रम की संरचना की गई है, इसका सूत्रपात किया गया है इसी। तो ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी जो मैंने आपके समक्ष रखी, और निश्चित रूप से उसमें पढ़ाएंगे तो योग्य शिक्षक, लेकिन आपके इस मित्र को एक छोटा सा दायित्व तो मिला है, उसमें पीटी का। पीटी मतलब प्लानिंग ऑफ टीचिंग। मुझको प्लानिंग करने का कार्य मिला है, आप उसको हिंदी में सूत्रधार भी कह सकते हैं। तो मैं भी वहाँ समय समय पर उपस्थित रहूँगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो कम से कम, और कहीं नहीं तो अपने घर के जो बच्चे हैं उनको ही इस पटल पर, किड्स वाले पटल पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए या सुनने के लिए लाने का वो करें, उपक्रम करें। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि जिनको कक्षा लेनी है, जिनको पढ़ानी है, उनको कोई पूरे स्कूल की तरीके से चलना है या पूरे कोचिंग के तरीके से चलना है। एक सप्ताह में एक दिन, मुश्किल से अधिक 1 घंटा बस, क्योंकि हमें बच्चों को खेलने का भी स्पेस देना है, बच्चों को सोचने का भी समय देना है। बच्चों को एकदम बांध करके नहीं रखना है, ना बच्चों को बांधना है ना बड़ों को बांधना है। हमें बांधने का काम नहीं करना है, हमें वो करना है जिसने कि बच्चे खेल खेल में सीख सकें, जिसने कि बच्चे आराम से सीख सकें, जिसमें बच्चे कुछ अनुभव करें कि हाँ उनको कुछ मिल रहा है, वो प्रयोजन है। तो इसलिए दूसरा बिंदु यहाँ ये आ जाता है। अब एक तीसरा बिंदु मैं और आपके सामने रख रहा हूँ, वो बहुत छोटा सा बिंदु है, और वो ये कि हमारे जो साथी अपने लंबे कार्य करने के उपरांत, लगातार व्यस्त रहने के उपरांत, अगर कुछ दिन का, कुछ समय का अवकाश चाहते हैं पटल से, तो अवकाश की भी हमारे साथियों को छूट है। करना क्या है उनको? करना कुछ नहीं है, मात्र
सूचना दें, बहुत छोटा सा काम है, मात्र सूचना दें और डॉक्टर साहब के नंबर को कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दें, यदि लंबा अंतराल लेना है तो। हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का, यदि कोई अंतराल लेना है तो केवल इतना सा कार्य कर दें। एक आध दिन का छूट लेनी है तो वो तो वैसे ही आप शनिवार इतवार जिस दिन आपको इच्छा हो उस दिन आप, या जिस दिन आपकी तबीयत हो उस दिन आप ले सकते हैं। बता दें कि भाई मैं आज व्यस्त हूँ या मैं आज नहीं आ पाऊँगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि किसी को लंबा अवकाश लेना है, 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, महीने भर का या उससे ज़्यादा, तो बस उनको केवल सूचित करें और सूचित करने के बाद में केवल और केवल एक ही नंबर को ब्लॉक करना है, बाकी और कुछ नहीं। और फिर मस्त रहें, आराम से घूमें फिरें, अपने दिनचर्या में रहें, जो इच्छा हो। तो ये एक मैंने आपको आज ये 3 बिंदु देने का प्रयास किया है और कल इसके आगे के अतिरिक्त बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आपको मैं स्मरण करा दूं कि लगभग 20-21 बिंदु हैं, इसलिए अभी लगभग 1 सप्ताह तक तो कम से कम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी। बाकी और जो चर्चा होंगी वो अलग होंगी, लेकिन इन बिंदुओं पर चर्चा विशेष रूप से होंगी। आज ये 3 बिंदु आपको बताए हैं, कल को दूसरे 3 बिंदु बताऊंगा, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए मित्रों, धैर्य से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, एक शुभ सूचना आपको और दे रहा हूँ कि मेरे अपने नाम का, नीरज कांत सोती के नाम का एक YouTube चैनल बन गया है, जिसमें मैं ये जो वीडियो यहाँ बन रही है, जो लाइव हो रहा है, उसको डाउनलोड करके YouTube पर डाल रहा हूँ। मेरा अपने सभी मित्रों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उसमें सब्सक्राइब कराएं, ताकि एक समय ऐसा आ सके कुछ ही दिनों बाद कि मैं YouTube पर लाइव के रूप में भी आप सबके समक्ष उपस्थित हो सकूं। ये मेरा निश्चित रूप से बहुत दिनों से मेरे मन में स्वप्न था कि मैं अपना YouTube चैनल बनाऊं। जब मैं देखता था सब लोगों को, तो कभी कभी मन में ये आ जाता था कि मैं बूढ़ा आदमी कहाँ ये सब झंझट कर पाऊँगा, लेकिन मन में इच्छा तो रहती ही है आदमी की। वो आखिर कल मूर्त रूप प्रदान कर गई। कल मेरा YouTube बना, उसमें 2 वीडियो पड़े हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या को थोड़ा बढ़ा देंगे, लगभग 700-800 तक पहुंचा देंगे, तो मुझे एक सुविधा होगी आपके साथ में YouTube पर लाइव आने की, और फिर आप सबसे और खुल कर के बात करने की, और नए नए आयामों पर भी फिर हम बात कर सकेंगे। अभी तो जैसे हम केवल पठन के माध्यम से बात कर रहे हैं, पठन के लिए हम कुछ बात कर रहे हैं, फिर उसमें कुछ अपनी काव्यात्मक भी अभिव्यक्ति होंगी, कुछ आध्यात्मिक अभिव्यक्ति भी होंगी, कुछ टूर से संबंधित भी हो सकती हैं, यानी व्लॉग टाइप का हिसाब किताब बन सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की, सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी दोनों उपस्थित हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। शेष अन्य जो होंगे उनका पता नहीं चल रहा है, तो इन दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। जो बाद में सुनेंगे उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, अग्रिम आभार अभी से करता हूँ। और जो सब्सक्राइब करेंगे उनके चरणों में नमन करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।